तो हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हुए आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो होगी या डाउट क्लासेज होगी तो आपका डाउट ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक सर्कुलर पथ है अपने पास। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 18 मिनट लगती है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? यानी सोनिया को कितना मिनट लगेगा? 18। और रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं अपने से कि दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे। जस्ट बच्चों में कॉमन सेंस से समझाता हूँ पहले से क्वेश्चन। हमारे पास एक और सर्कुलर पाथ है, जैसे ये अपने पास है सोनिया। तो सोनिया पहला, और एक तरफ है रवि। तो सोनिया पहला चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी? यानी एक चक्कर करेगी वो 18 मिनट में। ठीक है, और रवि एक चक्कर करता है कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो 18 मिनट में कितना करेगा? 12 मिनट में एक चक्कर करता है तो 6 मिनट में कितना करेगा? आधा चक्कर करेगा। तो मतलब 18 मिनट में कितना करेगा? 1.5 चक्कर। ठीक है, अब ये जैसे ही दूसरा चक्कर करता है कितना मिनट लगता है? 36 मिनट। जहां भी दोनों का कॉमन आ जाए वो ही अपना क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो क्या होगा इसमें? ये 2 चक्कर कितनी देर में करता है? 36 मिनट में। ये 1.5 चक्कर 18 मिनट में करता है तो 36 मिनट में कितना करेगा? 3 चक्कर में। कितने में? 3 चक्कर में। तो देखिए बच्चों, ये 36 मिनट में 3 चक्कर करेगा और ये 36 मिनट में 2 चक्कर करेगा, तभी तो एक दूसरे पर मिल पाएंगे ये, क्योंकि ये एक ही बिंदु से, इसी बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं और इसी बिंदु पर रुक जाते हैं आके। ये 18 मिनट में एक चक्कर करता है, वो 18 मिनट में 1.5 चक्कर करता है। ये दूसरा चक्कर जैसे ही करेगा तो 36 मिनट लग जाएंगे, और ये 3 चक्कर करेगा तो 36 मिनट इसको भी लगेंगे। तो इसमें जो दोनों रवि और सोनिया है वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। अर्थात इसमें क्या बोल रहे हैं? कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब ज़्यादा समय के लिए बोल रहे हैं। और ज़्यादा समय के लिए बोले क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालते हैं? इसका LCM, मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है बच्चों, ये तो आपका बेसिक कॉमन सेंस से हो गया और हम मैथमेटिकल रूप से हम अब निकालते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कभी भी ज्यादा समय के लिए बात कर दे तो हमेशा क्या निकालते हैं? उसका LCM। ठीक है बच्चों, सोनिया को चक्कर लगाने में, कहाँ चक्कर लगाने में? सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो 18 और 12 का क्या निकालेंगे? LCM। तो लिखेंगे संख्या, मतलब लिख देते हैं 18 मिनट व 12 मिनट का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लो इसका। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 3 का देंगे, फिर 3 का। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो लिखेंगे LCM ज्ञात करने पर इसके बाद बच्चों ये उतारना है। ठीक है,
तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले कॉमन चीज़ लिख देंगे, इसमें भी 2 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 3 है, तो लिखेंगे 2 गुणा 3 और बची हुई संख्या कौन कौन सी है, इसमें भी 3 बच रहा है और इसमें 2 बच रहा है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। 3 गुणा 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूना 36, ठीक है। ये 36 क्या है, संख्या नहीं है, ये मिनट है इसका, क्योंकि कितने समय बाद मिलेंगे ये 36 मिनट बाद, तो इसको लिख देंगे रवि व सोनिया वृत्ताकार पथ पर एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं है तो टालो आप। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसी को प्रूफ करेंगे कि रूट 2, रूट 5 ये अपरिमेय संख्या होती क्यों है, ठीक है। और ये जैसे ही हम चैप्टर कर लेंगे तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, वास्तविक संख्या। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों इसमें। और जो आपकी मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 क्वेश्चन में 100% आएगा बच्चों। इसमें से प्रूव कराने वाले क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। दिक्कत हो तो बता देना बच्चों, क्योंकि ये 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट रोल करते हैं एग्जाम में। और प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहिए बच्चों। बच्चों लेक्चर आपको रोज मिलेंगे, आपको रोज देखने, रोज नोट्स बनाने। हम आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं ले रहे बच्चों आपसे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप रोज लेक्चर लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी डाउट है आप पूछो। तो डाउट क्लास रखेंगे, जैसे ही चैप्टर ओवर हो जाता है, यदि आपका कमेंट आ जाएगा तो डाउट क्लास ले लेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक मतलब जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको आपको एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पर मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा बच्चों, जैसे ही आपका सिलेबस हो जाएगा तो एक साथ करूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो मत उतारा करो बच्चों, क्योंकि आपके उसमें एक्सरसाइज में दी हुई है, तो वैसे ही बस आपको इसको सॉल्यूशन नोट करना है, ठीक है। वो तो मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझा सकूँ। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं 1.2। उससे पहले एग्जाम्पल्स कर लेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। एक डेफिनेशन लिख लीजिए, को प्राइम नंबर। एक डेफिनेशन लिख लीजिए, सहभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर। एक बार देख लेते हैं आपकी यही डेफिनेशन है क्या। हाँ सॉरी, सहअभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें क्या होगा, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो। जैसे 2 और 5 हो गया, 2 और 5 में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड बन सकता है, इनमें कॉमन है नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 और 7 हो गया, इसमें एक के अतिरिक्त कोई इसका अभाज्य गुणनखंड बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। तो यही क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे
ऐसी संख्याओं का युग्म नहीं सॉरी किसी संख्याओं के युग्म में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब डेफिनेशन एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2,5 हो गया, 3,7 हो गया और 101 और 109 हो गया। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो जैसे ही हम √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो इसमें डेफिनेशन का यूज होगा। ठीक है, एक बार उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। और बच्चों रेगुलर रिवाइज करिएगा इनको, रिवीजन मस्ट है बच्चों। जैसे ही आपके आधे घंटे की जो भी क्लास होती है उसके बाद आप घर पे जाके, आप घर पे ही तो हो, वैसे भी 15 मिनट में जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही हम नेक्स्ट बार रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इनमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो हम सिद्ध करते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा है आपका? फर्स्ट ही है, देखिए शायद, हाँ ये आपकी थ्योरम है, उदाहरण के रूप में लेके चलता हूँ मैं। तो उदाहरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों, यदि आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो या थ्योरम हो, इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसका विरोधाभास लेके चलते हैं। क्या मान लेते हैं कि √2 एक क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, यदि वो गलत हो जाएगा आपको तो अपने आप √2 क्या आ जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बताई थी? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो √2 बराबर, या A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, √2 बराबर क्या लिखेंगे? A/B मान के चल रहे हैं अपन, क्योंकि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ A/B पूर्णांक है तथा इसमें A/B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको
परिमेय संख्या माना, और ए और बी क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य वरिष्ठ नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए क्या आएगा, इसका करेंगे वर्ग तो यह आएगा b², और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 2, और यहाँ करेंगे तो a², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b² अपॉन a², ठीक है। अब इस 2 को इसके a² का नीचे भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो a² है वो 2 से विभाज्य है, चूंकि अभी तो b² का मान आ रहा है, चूंकि a² 2 से विभाजित होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे 4 का स्क्वायर है वो 2 से भाज्य है, तो क्या 4 2 से भाज्य नहीं होगा, होगा ना। उसी प्रकार a² यदि a 2 से भाज्य है तो a भी क्या होगा, तो a भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है, क्योंकि a² 2 से विभाजित होता है, यहां से पता चल रहा है। और तो क्या होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि a/2 बराबर अन्य पूर्णांक मान लेते हैं, कोई भी पूर्णांक, क्योंकि जैसे 4 स्क्वायर में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, इसमें अलग संख्या प्राप्त होगी। और ए में ये क्या हम मान के चल रहे हैं, 4 में 2 का भाग देंगे तो अलग संख्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार इसको अलग पूर्णांक मान के चल लेंगे तो क्या आएगा, a/2 बराबर c, क्योंकि a में 2 का भाग जाता है इसलिए, ठीक है। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर 2c। तो समीकरण a 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, a का मान उठा के समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, a में पुट करेंगे तो 2b² बराबर 2c यहाँ पुट करेंगे तो 2c का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b² बराबर 4c², क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो क्या होगा b² बराबर 2c², समीकरण नंबर 3। तो यहां से एक और कथन आ जाएगा, क्या कथन आ जाएगा, चूंकि समीकरण नंबर 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, चूंकि समीकरण नंबर 3 से जो b² है वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ आगे करके लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं b² बराबर 2c², तो c² बराबर क्या आ जाएगा, b²/2। चूँकि यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, जो b² है वो 2 से विभाजित होता है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे 9 का स्क्वायर वो 3 से विभाजित है, ठीक है, तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, उसी प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ a भी 2 से विभाजित होगा और b भी 2 से विभाजित होगा, तो a और b में कम से कम जो एक अभाज्य संख्या वो क्या प्राप्त होती है, 2 प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a व b में कम से कम एक
दो अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमारे अभाज्य संख्या दो प्राप्त होती है। लेकिन हमने मान के क्या चला था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना क्या होगी? वो असत्य हो जाएगी। इस वजह से √2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारे द्वारा जो कि असत्य है। हमने माना था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है? इसमें भी दो आ रहा है, विभाजित हो रहा है, और इसमें भी एक दो से विभाजित हो रहा है। इसमें कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है? दो प्राप्त हो रहा है। तो हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना होगी वो क्या हो जाएगी? असत्य होगी। इस वजह से √2 इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक एक स्टेप इसी प्रकार लिखने हैं एग्जाम में। ठीक है, आप उतार लीजिए। मैं एक बार और तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या मान के चलते हैं? √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है? इसमें पूर्णांक संख्या, ठीक है, और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b√2 बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2b² a आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है कि जो a² है वो 2 से विभाजित होता है, तभी तो b² आ रहा है, ठीक है। तो a भी 2 से विभाजित होगा, मैंने बताया था, जैसे 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, उसी प्रकार लिख दिया। तो कोई ना कोई अन्य पूर्णांक आएगा, अन्य पूर्णांक को c से लिख देंगे, a/2 बराबर c, a बराबर क्या आएगा 2c। इसका मान उठाकर a का मान उठाकर समीकरण 1 में पुट कर दिया। इसी प्रकार b² भी 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ क्या है? ये भी 2 से विभाज्य है और ये भी क्या है? 2 से विभाज्य है। तो कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड 2 आता है इसमें। लेकिन हमने मान के चला था कि इन दोनों में क्या है? एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है वो गलत हो जाएगी। तो हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या, तो इसको उल्टा लिख देंगे कि क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस तरह का एक और एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ ताकि आप ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए रूट वाले तो आप कर सको उसको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज की तो डिस्कस करेंगे ही अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक तरह से एग्जाम्पल ही है। क्या एग्जाम्पल कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों मैं आपको √3 वाला समझा देता हूँ और आपके एक्सरसाइज में √5 वाला है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, किसको, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर क्या लिख देंगे, a/b। यहाँ a,b पूर्णांक संख्या है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो सब इसको b को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, b²। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से a² आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3b² बराबर a², ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं b² बराबर a²/3, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित होता है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे 9² है, 3 से विभाजित है तो इसका मान क्या आ जाता है, वैसे ही इसका मान 81 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27। तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, वही तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग पूर्णांक, इसको भाग देंगे तो अलग पूर्णांक आएगा, इसका मान आएगा 3, तो इसको अलग पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, a/3 बराबर क्या लिख देंगे, c, ठीक है, क्योंकि a 3 से विभाज्य है तभी तो दूसरा पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ से क्या लिख देंगे, a बराबर 3c। अब समीकरण 2 से मान उठाकर a का समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, a² का मान यहाँ पुट करो तो 3b² बराबर 3c का होल स्क्वायर। तो 3b² बराबर क्या लिख देंगे, 9c²। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b² बराबर 3c², ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां भी ये कंडीशन आ गई कि आगे इसको पैसे लिख देता हूं कि b² बराबर c², ठीक है। यहां भी यही कंडीशन आ गई, चूंकि b² 3 से विभाजित है तो
बी भी 3 से विभाजित होगा। सॉरी बच्चों, होगा। देखिए बच्चों, यहाँ ए भी 3 से विभाजित है, बी भी 3 से विभाजित है, तो कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, इसमें 3 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे इसलिए ए व बी में कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड तीन प्राप्त होता है। जबकि हमने माना क्या था कि इसमें ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि असत्य है। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक उतार लीजिए और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, और लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।